इस वीडियो में आप डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के हिंदी प्रश्न पत्र जो कि डीएलएड 2019 बैच के फ्रेश प्रशिक्षुओं के समय सितंबर 2021 में पूछा गया था उसका कंप्लीट सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि पिछले 5 वर्षों के डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, आंसू किसकी रचना है? तो आंसू के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। पहले का ऑप्शन नंबर 3 जयशंकर प्रसाद सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, प्रत्येक में संधि है। तो प्रत्येक का संधि विच्छेद प्रतिधन 1 होता है। प्रति का अंतिम वर्ण छोटी ई और एक का पहला वर्ण ए मिलकर के य में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये यड़ संधि का उदाहरण है। प्रत्येक शब्द में यड़ संधि होगा। दूसरे का ऑप्शन नंबर 2 यड़ संधि सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, बसेरे से दूर पुस्तक के लेखक हैं। तो हरिवंश राय बच्चन जी ने बसेरे से दूर पुस्तक लिखी थी। तीसरे का ऑप्शन नंबर 2 हरिवंश राय बच्चन सही उत्तर है। चौथा प्रश्न पूछा गया था, राम शब्द का पंचमी एक वचन रूप है। स्क्रीन पर आप राम शब्द का विभक्ति रूप देख पा रहे होंगे। प्रश्न में आपसे एक वचन और पंचमी विभक्ति पूछा गया था। तो पंचमी में एक वचन में रामात होता है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे रामात। तो चौथे का ऑप्शन नंबर 4 रामात सही उत्तर है। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, आधुनिक युग की मीरा किस कवयित्री को कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। पांचवे का ऑप्शन नंबर 2 महादेवी वर्मा सही उत्तर होगा। अब बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की। छठा प्रश्न पूछा गया था, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वाक्य में कौन सा कारक है? तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि वृक्ष से पत्ते गिर करके अलग हो जा रहे हैं और अलग होने की कंडीशन में अपादान कारक होता है। तो उस कंडीशन में छठवें में उत्तर क्या हो जाएगा? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं में अपादान कारक होगा। सातवां प्रश्न पूछा गया था, कंठ ध्वनियां कौन कौन सी हैं? एक मैं कहानी सुनाता हूं, उसके बाद से आपको सभी चीजें कंठ से जो जो वर्ण उच्चारित होते हैं आपको याद हो जाएगा। एक बार क्या हुआ, एक बच्चे के कंठ पर कौवे ने चोंच मार दी। ध्यान से सुनिएगा। एक बार बच्चे के कंठ पर एक कौवे ने चोंच मार दी, जिसकी वजह से उसको दर्द होने लगा और वो रोने लगा। रोआ कैसे? आह 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 करके। ठीक है। तो यहां पर देखिए, कौवा से आपको याद रखना है क वर्ग, और किस पर चोंच मारी थी? कंठ पर चोंच मारी थी। तो जो कंठ से उच्चारित होगा वो पूरा क वर्ग उच्चारित होगा। इसके अलावा बच्चा कैसे रोआ था? अ आ आह करके। ठीक है। तो अ यानी कि स्वर में अ जो होता है वह भी कंठ से ही उच्चारित होगा। इसके अलावा आ जो होता है वह भी कंठ से ही उच्चारित होगा। और अंत में क्या कहा था? अ आ आह। जो आह होता है उसको जब आप बोलेंगे तो आह, देखिए अंत में ह जैसा भी उच्चारित हो रहा है। तो ह जो व्यंजन होता है वह भी कंठ से ही उच्चारित होता है। तो कंठ से क्या क्या उच्चारित हो गया? आपका पूरा क वर्ग, जिसमें क ख ग घ अंग तक। उसके अलावा अ जो कि स्वर है, आ वो भी स्वर है, अह और ह ये सभी कंठ से ही उच्चारित होते हैं। बात करेंगे 8वें प्रश्न की। हार शब्द में उपसर्ग जोड़ते हुए 2 शब्द बनाइए। उपसर्ग क्या होते हैं? तो किसी शब्द में पहले जुड़ते हैं। अब हार शब्द में 2 उपसर्ग आपको जोड़ना है। तो पहला आप बना सकते हैं, प्र उपसर्ग जोड़ करके प्रहार शब्द बन जाएगा। पहला प्रहार आप लिख सकते हैं और दूसरा उप उपसर्ग जोड़ करके आप उपहार बना सकते हैं। तो पहला शब्द प्रहार और दूसरा शब्द उपहार लिख सकते हैं। 9वां प्रश्न पूछा गया था, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, सुक्ति का हिंदी में अर्थ लिखिए। अगर आपको ये सुक्ति का अर्थ नहीं भी पता हो तो भी छोटे छोटे भागों में आप इस पूरे सुक्ति को तोड़ करके उसका अर्थ निकाल सकते थे। जैसे कि हितम का मतलब होता है हित चाहने वाला, और मनोहारी का मतलब होता है कि जो मन को भाए, और च मतलब और के कंडीशन में लगाया जाता है, और दुर्लभम मतलब कि जो दुर्लभ है, मतलब कठिनता से मिलता है, और वचः मीन्स बोलना। तो इसका अर्थ आप लोग इस प्रकार से टूटे फूटे शब्दों में लगा सकते हैं कि जो हमारा हित भी चाहे और हमारे मन को भाए भी, मतलब मनोहारी मन को भाने वाला, वो दोनों एक साथ बातें करने वाला दुर्लभ से मिलता है। ये आप टूटे फूटे शब्दों में भी लिख देते तो भी आपको नंबर मिल जाता। लेकिन चलिए मैं आपका इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है इस सूक्ति का, आपको बताता हूँ। इस संसार में ऐसा व्यक्ति मिलना कठिन है जो आपके हित के लिए भी बोले और उसकी वाणी में कठोरता भी ना हो। अर्थात हितकारी बात मधुरता के साथ प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति दुर्लभ होते हैं। बात करेंगे 10वें प्रश्न की। 10वां प्रश्न पूछा गया था, हिंदी गद्य साहित्य की किन्हीं 4 विधाओं के नाम लिखिए। हिंदी गद्य साहित्य के 4 विधा आप लोग लिख सकते हैं। पहला आत्मकथा, दूसरा जीवनी, तीसरा कहानी और चौथा नाटक।
11वां प्रश्न पूछा गया था, नदी एवं आकाश शब्द के तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखिए। नदी के पर्यायवाची आप लोग लिख सकते हैं सरिता, वाहिनी, तरंगिणी, शैलजा, नद, शैवालिनी, प्रवाहिनी। इसमें से कोई भी तीन आप नदी के पर्यायवाची लिख सकते थे। आपसे दूसरा आकाश का पर्यायवाची पूछा गया था। आकाश के पर्यायवाची में आप लोग लिख सकते हैं नभ, गगन, अंबर, व्योम, अनंत, आसमान। इसमें से कोई भी तीन आप लिख सकते हैं। अब बात करेंगे लघुत्तरीय प्रश्नों की। 12वां प्रश्न पूछा गया था, कबीरदास का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था, ऐसा बताया जाता है। उनके गुरु का नाम रामानंद था। हालांकि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि शेख तकी नाम के सूफी संत कबीर के गुरु थे। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है अभी तक। उनके द्वारा, कबीर के द्वारा राम और रहीम दोनों को एक ही माना जाता था। उनकी जो भाषा थी वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, लेकिन कबीर की भाषा में पंजाबी, राजस्थानी, अवधी आदि अनेक प्रांतीय भाषाओं के शब्दों की खिचड़ी मिलती थी। इस वजह से उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी अथवा सधुक्कड़ी भाषा कहा जाता था। और वो चूँकि लिखना नहीं जानते थे तो वो बस बोलते रहते थे और उनके शिष्य लिखते थे। तो ये कुछ जीवन परिचय आप लिख सकते थे। और उनका जो मृत्यु हुआ था वह 1518 ईस्वी के आसपास बताया जाता है। रचनाएं भी आपसे पूछा गया था, तो इनकी रचनाएं बीजक, साखी, सबद, रामायणी, कबीर ग्रंथावली और कबीर वचनावली है। 13वां प्रश्न पूछा गया था, संस्कृत भाषा के उच्चारण में दोष के 5 कारण बताइए। संस्कृत ध्वनियों और उच्चारण स्थानों का पूर्ण ज्ञान न होने पर उच्चारण में दोष उत्पन्न होता है। दूसरा आप लोग लिख सकते हैं, ध्वनि व्यवस्था, लय, तुक, बल, गति, विराम और स्वराघात आदि उच्चारण तत्वों का पूर्ण ज्ञान न होने पर भी उच्चारण में अशुद्धता आ जाती है। तीसरा आप लोग लिख सकते हैं, क्षेत्रीयता के प्रभाव के कारण भी अशुद्ध उच्चारण होने लगता है। और चौथा लिख सकते हैं, उच्चारण का समुचित अभ्यास न कराने पर भी उच्चारण में अशुद्धियां आ जाती हैं। पांचवा आप लोग लिख सकते हैं, अशुद्ध उच्चारण का अनुकरण करने से भी छात्रों के उच्चारण में अशुद्धता आ जाती है। 14वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। पहला विद्यालय, तो विद्यालय का संधि विच्छेद विद्याधन आलय होता है। दूसरा पूछा गया था महोत्सव, महोत्सव का संधि विच्छेद महाधन उत्सव होता है। तीसरा पूछा गया था रमेश, तो रमेश का संधि विच्छेद रमाधन ईश होता है। अगला पूछा गया था पवन, पवन का संधि विच्छेद पोधन अन होगा। अगला पूछा गया था यद्यपि, यद्यपि का संधि विच्छेद हो जाएगा यदि धन अपि। 15वां प्रश्न पूछा गया था, यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं। हिंदी के किसी एक यात्रा वृत्तांत का नाम एवं उसके लेखक का नाम बताइए। तो किसी यात्रा के दौरान वहाँ के जगहों की सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता और वहाँ के लोगों का रहन सहन के बारे में लेख लिखना यात्रा वृत्तांत कहलाता है। और आपसे पूछा गया था हिंदी के किसी एक यात्रा वृत्तांत का नाम लिखने के लिए, तो आप लोग लिख सकते हैं हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। ये एक यात्रा वृत्तांत है। और साथ ही आपसे पूछा गया था इसके लेखक का नाम भी लिखने के लिए, तो इसके लेखक का नाम रामधारी सिंह दिनकर है। 16वां प्रश्न पूछा गया था, मौन वाचन के उद्देश्य बताइए। तो विद्यार्थियों की अध्ययन में रुचि उत्पन्न करने के लिए। दूसरा आप लोग लिख सकते हैं विद्यार्थियों में समीक्षा करने की रुचि उत्पन्न करने के लिए। तीसरा आप लोग लिख सकते हैं विद्यार्थियों में भाषा सीखने एवं विभिन्न ज्ञान प्राप्त करने की प्रवृत्ति का विकास करने के लिए। और चौथा लिख सकते हैं विद्यार्थियों में भाषा, साहित्य, देश, जाति और धर्म के प्रति आदर की स्थायी भाव का निर्माण करने के लिए। और इसके अलावा आप लोग और भी लिख सकते हैं कि मौन वाचन से जो स्पीड होती है वह बढ़ जाती है। एक सर्वे में ये देखा गया था कि कक्षा 6 का जो बालक होता है वो 1 मिनट में अगर सस्वर वाचन करता है 170 शब्द बोल लेता है, लेकिन मौन वाचन के तहत तो वो 210 शब्दों को बोल लेता है। तो स्पीड बढ़ाने के लिए मौन वाचन बच्चों को कराना चाहिए। इसके अलावा आप लोग लिख सकते हैं कि मौन वाचन के द्वारा बच्चे एक दूसरे को बिना डिस्टर्ब किए हुए पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग लिख सकते हैं मौन वाचन द्वारा स्वाध्याय की आदत पड़ती है, यानी बच्चे खुद से पढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। और इस प्रकार से कुछ छोटे छोटे पॉइंट करके आप मौन वाचन का उद्देश्य लिख सकते थे। 17वां प्रश्न पूछा गया था, नीचे लिखे नीतिपरक श्लोक का अर्थ लिखिए। और श्लोक आपको दिया गया है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम। इसका अर्थ अगर आपको नहीं पता होगा तो छोटे छोटे शब्दों में इसको पृथक करके आप इसका मीनिंग निकाल सकते थे। और 2 नंबर का प्रश्न है तो आपको आराम से 1 नंबर मिल जाता अगर आपको अर्थ भी नहीं पता था। जैसे कि देखिए, अयम निजः, निजः मीन्स क्या होता है, स्वयं का, मतलब अपना। परो मतलब दूसरे का। गणना मतलब जो इसकी गणना करता है, मतलब इसका लेखा जोखा रखता है। लघु चेतसाम, लघु मतलब छोटा, और चेत मतलब होता है कि चित्त, मतलब कि आत्मा से संबंधित है। उदार चरिता नानाम मतलब कि जो उदार चरित वाले होते हैं। तू वसुधैव कुटुंबकम,
कुटुंब का मतलब क्या होता है कि एक परिवार होता है, और वसुधैव मतलब कि संपूर्ण धरती को बोला जाता है। तो इस प्रकार से आप छोटे छोटे शब्दों में तोड़ करके इसका अर्थ निकाल सकते हैं कि जो सिर्फ अपना और दूसरों की बात करता है वह संकुचित सोच वाला होता है, लेकिन जो उदार चरित्र वाले लोग होते हैं उनके लिए पूरी धरती ही एक परिवार के समान होती है। तो इस प्रकार से आप छोटे छोटे शब्दों में कर सकते थे, और इसका एग्जैक्ट जो आंसर होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यह मेरा है, यह उसका है। ऐसी सोच संकुचित चित्त वाले व्यक्तियों की होती है। इसके विपरीत उदार चरित्र वाले लोगों के लिए तो यह संपूर्ण धरती ही एक परिवार जैसी होती है। बात करेंगे 18वें प्रश्न की। निम्नलिखित शब्दों का हिंदी में अर्थ लिखिए। पहला पूछा गया था अभितः। तो अभितः का मतलब होता है सन्निकट या फिर चारों ओर से। अभितः का मतलब सन्निकट या फिर चारों ओर से। दूसरा पूछा गया था ध्रुवम। ध्रुवम का अर्थ स्वर्ग भी होता है और निश्चित रूप से भी होता है। इसके बाद पूछा गया था स्वः। स्वः का अर्थ कल होता है। और अंतिम पूछा गया था सांप्रतम। सांप्रतम का हिंदी अर्थ होता है आजकल, फिलहाल या फिर अभी। दोस्तों यहाँ पर सितंबर 2021 में डीएलएड 4th सेमेस्टर के हिंदी प्रश्न पत्र का कंप्लीट सोल्यूशन आपने देखा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही पिछले 5 वर्षों में डीएलएड 4th सेमेस्टर के पूछे गए सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को देखने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।